हाई कोर्ट के आगे आपका राइट ऑफ अपील नहीं है। अगर नीचे वाली कोर्ट का फैसला भी वही है, हाई कोर्ट का भी फैसला वही है, तो सुप्रीम कोर्ट एसएलपी बहुत ही कम एंटरटेन करती है। इस सिस्टम में से एक कड़ी को उठा के उसको पॉलिश कर करके कहो जी बाकी सारा सिस्टम गंदा रहे, ये चमक जाए, वो बस नहीं। कि ये तो हमारा हाल है, हम क्या करें अपनी जुडिशरी का। आप फिर अमेरिकन से आप कंपेयर करते हो। जो भी किसी हाई कोर्ट का फैसला है उसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में चल कर सकते हो, मगर वो सुप्रीम कोर्ट में आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है वो पिटीशन को एंटरटेन करने के लिए। The New Indians presents Law and Justice by Vedic Legal in association with Vedic Legal and Company and the Senate of Jurists. नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या बख्शी और आप देख रहे हैं द न्यू इंडियंस। और आज हमारे साथ मौजूद है देश की एक जानी मानी हस्ती जो कि सीनियर एडवोकेट हैं और पंजाब विधानसभा के फॉर्मर मेंबर और साथ ही साथ ह्यूमन एक्टिविस्ट भी हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं श्री एच.एस. फुल्का जी का। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका सर। एडवोकेसी में जैसे आपका इतने साल का बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है, तो इसमें मैं चाहती हूँ जैसे कोर्ट रूम आर्ट हो गया, वे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो गए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशल लीव पिटिशन, इस पे बात करने के लिए। तो जो सर स्पेशल लीव पिटिशन होती है एसएलपी, तो इसके मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं? क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि वकील एसएलपी पेश करता है लेकिन जज साहब पहले ही उस फाइल को फेंक देते हैं, ऐसा भी तो होता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के 3 तरीके हैं जी। एक तो कुछ एक्ट हैं, बहुत कम है, बहुत थोड़े से ऐसे जिनमें अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है जी। जैसे एनजीटी के अगेंस्ट हुआ, ये नेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो कंज्यूमर कमीशन उसके अगेंस्ट हुआ। कुछ कैसे हैं जिसमें अपील प्रोवाइडेड है, तो अगर वहाँ का डिसीजन है उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, वो तो जाती है एज ए मैटर ऑफ राइट। अदरवाइज हाई कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट जी। जहाँ तक ये हाई कोर्ट के आगे आपका राइट ऑफ अपील नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी हुई है स्पेशल लीव पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट लीव ग्रांट करेगी, जब वो लीव ग्रांट करेगी तो उसकी अपील एंटरटेन होगी। वो दूसरी बात है कि वो कई बार लीव ग्रांट टाइम करने के टाइम पे ही डिसाइड कर देते हैं, मगर वो प्रोविजन है जब सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से आप अपील कर सकते हो। तीसरा है आर्टिकल 32 में प्रोविजन है अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो आप रिट फाइल कर सकते हो। तो जो स्पेशल लीव पिटीशन है, ये किसी भी तरह की जो भी किसी हाई कोर्ट का फैसला है उसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में चल कर सकते हो, मगर वो सुप्रीम कोर्ट में आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है वो पिटीशन को एंटरटेन करने के लिए। उसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। और वो है उसलिए वो कई बार उनको लगता है कि ये मैटर ऐसा है नहीं जिसमें हम इंटरफेयर करें, वो सुप्रीम कोर्ट को लगता है, तो वो उसी टाइम पे उसको शुरू में ही डिसमिस कर देते हैं। अगर तो अपील राइट ऑफ अपील हो फिर तो लंबी चौड़ी सुनवाई करनी पड़ती है, मगर अगर एसएलपी ग्रांट करने के टाइम पे उनको लगता है कि ऐसी कोई बात है नहीं, कोई लीगल पॉइंट है नहीं, तो वो उसी टाइम पे उसको इन लेमनी ही डिसमिस कर देते हैं। तो क्या ये केस टू केस भी मैटर करता है, या फिर जैसे यंग लॉयर्स होते थे मुश्किल से इतनी मेहनत से एसएलपी ड्राफ्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग एज में तो एसएलपी ड्राफ्ट करना भी बहुत टफ है, तो वो किन ग्राउंड्स का उसमें ध्यान रखे, क्या ग्राउंड्स उसमें डाले जिससे वो स्पेशल लीव पिटीशन डिसमिस ना की जाए? 2-3 चीजें मत होती है। एक तो कोई उसके कॉन्ट्रैक्टरी डिसीजन है हाई कोर्ट्स के, पहली बात हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, किसी और हाई कोर्ट ने लॉ पॉइंट पे कोई दूसरा फैसला दे दिया, वो वाली पॉइंट वो जरूर आप हाईलाइट करो कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है हाई कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन करती है, पहली बात होती है। दूसरी बात, आपके केस में कोई लीगल पॉइंट है जो कि सेटल्ड नहीं है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड लॉ नहीं है सुप्रीम कोर्ट, तो वो वाला पॉइंट आप जरूर हाईलाइट करो, उस पॉइंट को हाईलाइट करो कि सुप्रीम जब वो देखेंगे कि इसके ऊपर लॉ सेटल नहीं है
तो उसको वो डेफिनेटली एंटरटेन करेंगे। आगे वाली बात, जो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स पे बहुत कम सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन करती है। दूसरा, जैसे जो क्रिमिनल केस हुए, उन केसेस में जहाँ जो सूट भी हुए, उन केसेस में नीचे वाली कोर्ट का फैसला कुछ और है। हाई कोर्ट ने अगर वो फैसला रिवर्स किया नीचे की कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली उसको ध्यान से सुनती है, एग्जामिन करती है कि हाई कोर्ट ने क्यों किया। अगर नीचे वाली कोर्ट का फैसला भी वही है, हाई कोर्ट का भी फैसला वही है, तो सुप्रीम कोर्ट एसएलपी बहुत ही कम एंटरटेन करती है। उस केस में बहुत मुश्किल होती है, और उस केस में बहुत ज़्यादा आपको दिखाना पड़ता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट लीगल पॉइंट है जो कि सेटल्ड नहीं है, तो वो दिखाना पड़ता है, वो ध्यान में रखना पड़ता है ड्राफ्टिंग के टाइम पे। तो क्या एसएलपी का सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसएलपी को रिजेक्ट करना एक तरह के से लोअर कोर्ट का के जजमेंट को एक्सेप्टेंस भी है? बिल्कुल। वो अगर वो तो क्योंकि हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ हो जाती है, तो हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक मानी कि जजमेंट ठीक है, तो इसलिए वो एसएलपी डिसमिस होती है। जी। और उन मामलों में मतलब सुप्रीम कोर्ट कैसे इंश्योर करता है जिसमें जैसे मुझे जहाँ तक पता है कि एसएलपी में साक्ष्य को दोबारा नहीं सुना जाता है? किस तरह? साक्ष्य सर, एविडेंसेस को, जैसे एसएलपी में कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में ये कैसे इंश्योर है कि नहीं, जो फाइंडिंग ऑफ फैक्ट है, हाँ, वो कहते हैं फाइंडिंग ऑफ फैक्ट। जो नीचे वाली कोर्ट है दैट इज द फाइनल अथॉरिटी ऑन फाइंडिंग ऑफ फैक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट फाइंडिंग ऑफ फैक्ट पे इंटरफेयर नॉर्मली नहीं करती अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा ग्लेयरिंग ऑन द फेस ऑफ इट अपरेंट है कि ये गलत है। बहुत ही वो बहुत कम सिचुएशन होती है, वरना फाइंडिंग ऑफ फैक्ट पे नहीं करती। इसलिए मैंने पहले कहा कि लीगल पॉइंट पे आपको स्ट्रेस देना चाहिए, फैक्चुअल पॉइंट पे इस तरह नहीं। तो और सर, ये आपने जैसे अभी बात की थी आर्टिकल 32 जो एक तरह से सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, और लोग उसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को बचाने के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए रिट पिटिशन डालते हैं। तो ऐसे ये भी अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दी जाएगी तो फिर क्या होगा फिर लोगों के साथ? देखो, बात ये है, ये क्योंकि 2 to 6 में भी हाई कोर्ट को पावर है। जी सर। 2 to 6 में आर्टिकल के जी, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को पावर है कि वो रिट एंटरटेन करे। वो बहुत वाइडर है, हाई कोर्ट की पावर वाइडर है। आर्टिकल 32 की पावर उससे कम है, नैरो है, सिर्फ फंडामेंटल राइट के ऊपर है। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट में सीधा जाता है कोई भी लिटिगेंट, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? जी, आप पहले हाई कोर्ट जाओ, फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आओ। तो ये सेट नॉर्म है, ये बहुत सी जजमेंट्स हैं इस पे, और नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली एंटरटेन नहीं करती। आप हाई कोर्ट में जाओ, उसकी जजमेंट आएगी, उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में आप जाओ। मगर अगर वो इंटर स्टेट डिस्प्यूट है, कई स्टेट्स में है, जैसे दिल्ली भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, अगर वो इशू ऐसा है जो कई स्टेट्स में है, तो आप आर्टिकल 32 में सीधा जा सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने कहा, अगर डिफरेंट स्टेट्स का व्यूज जजमेंट उस पर डिफरेंट आ गई, तो आप उसमें भी जा सकते हो कि डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट व्यू है, तो आप आर्टिकल 32। जहाँ कोई ऐसा इंपॉर्टेंट या ग्लेयरिंग इशू है कि जो सुप्रीम कोर्ट को एंटरटेन करना चाहिए, तो बहुत से ऐसे इशू हैं जो हमने डायरेक्टली जाके आर्टिकल 32 में जब पिटीशन डाली और सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन भी की है। जैसे पीछे से जो यूपी का केस था ललितपुर में, वो एक 13 साल की लड़की थी, उसके साथ गैंग रेप हुआ, और उसके बाद जो पुलिस स्टेशन में गई, उस एसएचओ ने फिर उसको रेप किया। तो वो जो इशू था वो हम सुप्रीम कोर्ट लेके गए डायरेक्टली, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंटरटेन किया और उस पर ऑर्डर्स पास किए। जो इस तरह के बहुत ही ग्लेयरिंग केस होते हैं, तो उनमें भी ये सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करती है। अपार्ट फ्रॉम ऐसे मतलब हीनियस क्राइम्स के अलावा सुप्रीम कोर्ट, हीनियस क्राइम में आप थोड़ा सा उसमें ये दिखाना पड़ता है कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जा सकते। जी, एक तो हमने उसको उसमें क्या किया, ट्रांसफर ऑफ ट्रायल तो दिल्ली मांगा। कोई भी कॉन्शियस बना जी कहेंगे जी यूपी में जाओ, और यूपी में वो क्योंकि पुलिस खुद इन्वॉल्व थी, तो थोड़ा सा वो उस पुलिस वाले को एसएचओ को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी सी उनकी सिंपैथी थी उस तरफ, तो इसलिए हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाए।
और हमने ट्रांसफ़र ऑफ ट्रायल टू दिल्ली मांगा, तो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रायल टू दिल्ली में नेचुरली फिर तो सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन आ गई, सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट एसएलपी को किस तरह की जे एसएलपी नहीं, नहीं एसएलपी के जैसे एसएलपी पे बात कर रही हूँ, हाँ। तो एसएलपी पे किस तरह के मतलब मैटर्स को प्रायोरिटाइज करती है अदर मैटर्स से अगर कंपेयर किया जाए तो किस तरीके के मैटर्स होते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर डिफरेंट हाई कोर्ट्स का डिफरेंट व्यू है वो सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करती है। लीगल पॉइंट है जो सेटल नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन करती है। तो ये वाले और कोई बहुत ही ज़्यादा ग्लेयरिंग मिस्टेक आपने पॉइंट आउट कर दी कि हाई कोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ग्लेयरिंग मिस्टेक है तो उसमें एंटरटेन करती है। तो इस तरह से जैसे हमने पीछे से एसएलपी डाली, ये कुछ केस थे बच्चों के केस थे, तो वो माइनर का रेप हुआ तो हाई कोर्ट ने सबको बेल दे दी, तो वो आके सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज की, वो एसएलपी आई थी है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक एक्यूज की बेल कैंसिल की, दूसरों को भी हाई कोर्ट ने दे दी थी, तो उसको भी हमने आके चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट, वो भी एसएलपी थी कि जी जो मेन मैटर था जिसमें दिया तो वो दूसरे सबको उसी बेसिस पे बेल दे दी पैरिटी पे, तो उसको भी चैलेंज किया। तो इस तरह से वो केस टू केस डिपेंड करता है। सो एडवोकेट जो इतने टाइम से मतलब एडवोकेसी में है उन्हें एक आइडिया तो होता होगा कि हाँ ये एसएलपी आगे जाके डिसमिस होनी ही होनी है। पहली बात मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट और रिकॉर्ड का सिस्टम है। जो एडवोकेट और रिकॉर्ड का एग्जाम होता है वो एग्जाम जो क्लियर करते हैं सिर्फ वही एडवोकेट वहाँ पे रजिस्टर होते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, और सिर्फ वही एडवोकेट फाइल कर सकते हैं। ज़्यादातर जो सुप्रीम कोर्ट की पिटीशंस हैं ड्राफ्ट भी वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही करते हैं। जैसे बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें कोई लॉयर्स ने आके ड्राफ्ट कर लिया, अपने आप ड्राफ्ट कर लिया, मगर बाद में उन्हें फाइल तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू ही करनी है। जब वो अपने आप ड्राफ्ट करके एडवोकेट रिकॉर्ड के पास जाते हैं फाइल करवाने के लिए, तो नॉर्मली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उसको देखता है, चेक करता है, जो कोई गलती है वो उसमें कमी पेशी दूर करता है। तो ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम पता होता है और कि किस तरह से करना, किस तरह से पिटीशन करनी है, उनको नॉर्मली पता ही होता है, वो एक्सपीरियंस होते ही है इस पे ड्राफ्टिंग में। आपने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि अगर लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का डिसीजन सेम आता है तो ऐसे टाइम में जनरली सुप्रीम कोर्ट उन एसएलपी को डिसमिस कर देता है। हाँ नॉर्मली। तो मैं यही जानना चाहता हूँ जैसे, लेकिन एक वकील का फिर भी काम है अगर क्लाइंट चाहता है कि उसे आगे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाए, लेकिन ये एक आइडिया तो होता होगा ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यही बात होती है। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे एक मैटर में सब जज ने डिसमिस किया, सूट थी, जो डिस्ट्रिक्ट जज ने डिसमिस किया, हाई कोर्ट ने आरएसए भी डिसमिस कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी आई। एसएलपी के पहले दिन जब उन्होंने मुझे एंगेज किया तो मैंने उनको कहा जी सी द रिटन स्टेटमेंट, इन द रिटन स्टेटमेंट दिस इज द केस, वो गवर्नमेंट के केस था, तो आई वाज अपियरिंग फॉर पंजाब गवर्नमेंट इन दैट मैटर। आई सेड इन द रिटन स्टेटमेंट दिस इज व्हाट द प्ली हैज बीन टेकन एंड दिस हैज नॉट बीन डेल्ट विद बाय एनी कोर्ट। एकदम उन्होंने इस पर एडमिट एंड स्टे उसी टाइम। तो ऐसे पॉइंट निकालने पड़ते हैं ये वाले। हाँ जी, तो यही यंग लॉयर्स को तो ये मैं जब किसी को कहता हूँ ना, ये पर्टिकुलरली देखो, जब आपने सिविल केस में, सिविल सूट में एसएलपी मैंने ड्राफ्ट करनी है, तो मैं कहता हूँ उनको कि आप प्लेट और रिटन स्टेटमेंट पढ़िए। पहले केस क्या था, ओरिजिनल साइड पे केस क्या था, प्लेट और रिटन स्टेटमेंट पढ़िए। प्लेट और रिटन स्टेटमेंट पढ़ के फिर आप जजमेंट पढ़िए कि ये जो प्ली है आपका अगर आप डिफेंडर की तरफ से हो, आपने डिफेंस में क्या कहा है, अपनी रिटन स्टेटमेंट में क्या कहा है, और उस प्ली को कोर्ट ने कैसे डील किया है, कैसे रिजेक्ट किया। अब उस मैटर में कोर्ट ने उस पॉइंट को डील ही नहीं किया, तो मैं वही मैंने दिखाया कि ये इसको तो डील ही नहीं किया, दैट्स द कोर इशू इन दैट। हाँ, तो ये वाली बात, क्रिमिनल केस में एविडेंस सीखना चाहिए। जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है, एविडेंस में प्रोसिक्यूशन का केस क्या है और डिफेंस का केस, क्रॉस एग्जामिनेशन में आता है डिफेंस का केस, डिफेंस का केस क्या है, वो जो केस आपका और जो फर्स्ट कोर्ट है उसमें आपका क्या केस है, क्या प्ली है, उसको बाद में लेटर ऑन कैसे डील किया।
जो लोग जब बनाते हैं सिर्फ हाई कोर्ट की जजमेंट देख के ही एसएलपी बना जाते हैं, वो नॉर्मली मार खाते हैं। जो नीचे ओरिजिनल कोर्ट, फर्स्ट कोर्ट जो है, चाहे वो सेशन कोर्ट है, चाहे वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, सब जज की कोर्ट है, जो वहाँ से देख के बनाते हैं ना, वहाँ से पॉइंट निकालते हैं, नॉर्मली वो एसएलपीज एडमिट होती हैं और बाद में जब फैसला जो है तो और इनके लिए वे ऑफ आर्गुमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जितने भी यंग लॉयर्स हैं वो अभी भी आर्गुमेंट करने में कोर्ट में बहुत हिचकिचाते हैं। अब वही अभी और भी जितने एक्सपीरियंस लॉयर्स हैं वो इतनी अच्छी आर्गुमेंट करते हैं कि जज उन्हें सुनते हैं खुद से। तो अभी ऐसा क्या, मतलब यंग लॉयर्स के लिए ऐसी कोई टिप्स दीजिए या फिर कोई एडवाइस जो उन्हें आर्गुमेंट करने टाइम लगे कि हाँ भाई अगर वो आर्गुमेंट करने जा रहे हैं तो जज उन्हें सुनना चाहे। पहली बात तो जब फाइल पे तैयारी करते हैं ना, आपको पहले ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। बल्कि आप पहले आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को साइड पे रख लो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट की लिस्ट बना लो, उसको साइड पे रख लो। जो वीक पॉइंट है उसकी लिस्ट बना लो, आप उस वीक पॉइंट्स का जवाब ढूंढो। क्योंकि जब जो जज वहां पे वो पढ़ के आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में से पढ़ के आते हैं सब जज, जब जज ने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है वो आपके वीक पॉइंट पे पूछना है। अगर आप उसका जवाब दे गए उस वीक पॉइंट का, तो नेक्स्ट सेंटेंस सुनेंगे। अगर आपने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही रिपीट करना चाहा तो फिर नहीं वो सुनते, क्योंकि आपको जो आपका वीक पॉइंट है आपको वो मीट करना है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे हैमर नहीं करना, वो उसका जवाब ढूंढो। इसीलिए मैं तो जो भी यंग लॉयर कोई आते हैं, जो मैं तो उनको ये कहता हूं कि लिस्ट बना लो, ये आपके वीक पॉइंट है, उनका जवाब तैयार रखो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को साइड पे रख दो। ये तो तब होगा जब आर्गुमेंट स्टार्ट होगी, आर्गुमेंट को सुनना शुरू करेंगे। पहले ही जो खड़े होते ही यही बात होती है। जब खड़े होते हैं आप सेंटेंस ही बोलते हो, आगे से क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है आपके वीक पॉइंट पे आता है, उसका जवाब आप क्या देते हो। तो शुरुआत कैसी करनी चाहिए कि लगे कि हाँ जज अब उस पर अटेंशन दे सकता है? ऐसे आप अटेंशन दे देता है, जो भी आपका वीक पॉइंट है उस पर आपने ऐसे एकदम बीट करना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जैसे डिवीजन बेंच बैठती है, तो उस पे एक वकील क्या करे, क्योंकि हर जजेस के तो अलग अलग लॉ को लेकर अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं। वो डिवीजन बेंच का तो नॉर्मली इकट्ठा ही होता है, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट में तो जो सीनियर जज है उसी की ज्यादा चलती है, मगर हाई कोर्ट्स में भी जब डिवीजन बेंच बैठता है तो डिफरेंस तो बहुत रेयर होता है ना, वरना सेम भी होता है दोनों का। ओके एंड जैसे मैंने बोला कि इंटरप्रिटेशंस अलग होते हैं जजेस के, जिसके वजह से लॉयर कंफ्यूज भी हो जाता है, एंड कभी कभी क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं जिसके वजह से वो अगर क्रॉस क्वेश्चन भी हो रहा है एक वकील से, तो वो कैसे उसे उस तरीके से मैनेज करे कि वो बिल्कुल डिफेंसिव भी ना लगे और वो एक तरीके से भी कर पाए। देखो, जो तो वकील जज का क्वेश्चन सुन के उसका जवाब देता है वो वकील सक्सेसफुल लॉयर है। जो वकील सिर्फ अपने पॉइंट नोट बना के जाता है, उसी पे हैमर करता रहता है, उसी पे हैमर करता रहता है, वो बहुत कम सक्सीड होता है, वो नहीं सक्सीड होते। तो जज का क्वेश्चन समझो, जज का क्वेश्चन समझ के उसका जवाब दो, जहां अगर आपका इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो जो उसको ओवर पावर करते, जो जज ने क्वेश्चन पूछा है, तो वो कहो। और अगर डिफेंस में जो लॉयर है वो कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट पेश कर दे जिस चीज के लिए पहले से वो लॉयर प्रिपेयर ना हो, तब क्या किया जाए? तब अपने डिफेंस को किस तरीके से जवाब देना चाहिए? ना, डिफेंस का मतलब कैसे, आपका ओपोनेंट ने कोई ऐसा पॉइंट कर दिया जो अलग सा कुछ पेश कर दिया जो नॉलेज में नहीं था, जो आपके नॉलेज में नहीं था, तो आप अगर तो देखो, सुप्रीम कोर्ट में तो टाइम नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट में तो आपको रेडी रहना पड़ता है, मगर हाई कोर्ट्स में कोर्ट एंटरटेन कर लेती है। अगर आप जज को कहोगे जी ऑन दिस आई वांटेड सम टाइम, तो हाई कोर्ट में नॉर्मली कई बार टाइम दे देते हैं, मगर बात यह है कि ऐसे सरप्राइज फैक्टर बहुत कम होते हैं जी। नॉर्मली अगर आपने फाइल पढ़ी हुई है तो जो पिटीशन है, जो रिप्लाई है, हाई कोर्ट में तो मैं कोई बात करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आपने फाइल पढ़ी हुई है, हाई कोर्ट में आपकी पिटीशन और उनका जवाब पढ़ा हुआ है तो वहीं से आएगा। अगर वहां पे पॉइंट नहीं आए, सपोज करो कि पिटीशन का लॉयर आर्ग्यू कर रहा है जी, डिफेंस के जो रिस्पोंडेंट का लॉयर है उसने कोई ऐसा पॉइंट बोल दिया जो नया पॉइंट है, अगर पिटीशन के लॉयर ने
उसका केस हाई कोर्ट में उसका जवाब पड़ा हुआ है, तो वो कहेगा दिस पॉइंट ही इज नॉट टेकन इन द हाई कोर्ट, बात खत्म, दैट्स इट, ही कैन नॉट टेक इट हियर। आपने जैसे अभी मेंशन किया कि हाई कोर्ट तो फिर भी एंटरटेन कर लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट में कोर्ट जस्ट में नहीं, वो टाइम देने की बात कर रहा हूं, वो टाइम देने की, मगर न्यू पॉइंट यू कैन नॉट टेक इट अप। ओके, पहली बात, अगर हाई कोर्ट में भी आप सपोज करो आर्गू कर रहे हैं, हाई कोर्ट में किसी ने एक पॉइंट, जो डिफेंडेंट का वकील है या रिस्पोंडेंट का वकील है, उसने कोई पॉइंट किया, अगर आपने उसका जवाब दावा, उसकी रिप्लाई पड़ी हुई है, अगर वो लॉयर कहे जी दिस पॉइंट इज नॉट देयर इन हिज रिप्लाई, तो कोर्ट डेफिनेटली टाइम देती है एंटरटेन करने के लिए, मगर वो पढ़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये नहीं पता होना चाहिए कि जो दूसरा लॉयर आर्गू कर रहा है भाई वो अपने के प्लीडिंग से कर रहा है या कहीं और से उठा के कर रहा है, नया पॉइंट निकाल लिया, अगर उसने नया पॉइंट निकाल लिया तो उसको पहले अमेंड करना पड़ेगा अपना। अगर पिटीशनर का लॉयर अलर्ट है, वो कहेगा दिस पॉइंट इज नॉट देयर इन हिज रिप्लाई, तो यू हैव टू अमेंड द रिप्लाई। अगर जज के नो I allow him to argue, so then you are entitled for time, then give me time, this is the new point. aggressive तो main thing is this कि देखो जो ब्रीफ है ना, वो ब्रीफ की इतनी की नॉलेज होनी चाहिए उसके बीच। इस कमरे में आप बैठे हो, हम कॉर्नर पे बैठे हैं ना, कॉर्नर पे बैठ के ये नहीं पता चलता आपको उस कॉर्नर पे क्या है, इस कॉर्नर पे क्या है, बिल्कुल रूम के बीच बैठना है। तो इस कॉर्नर पे क्या है, इस पे क्या है, इस पे क्या है, तो केस के फाइल के बीच होने चाहिए हो आप, बिल्कुल बीच में, जहाँ पे आपको ये पता चले इस इस रिप्लाई में क्या है, इस रिजॉइंडर में क्या है, इस एप्लीकेशन में क्या है, इसमें क्या है, सब कुछ आपको पूरे का पूरा होना चाहिए। बल्कि जैसे हम जो टर्म यूज करते हैं कि घुस जाओ, केस के फाइल के अंदर घुस जाओ, घुसने का मतलब ये होता है जब बीच में खड़े हो, वो एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए सारी, कहाँ पे कहाँ है, फिर मजाल है दूसरा वकील इधर से उधर ले जाए कहीं। सर ये तो आप अपने तजुर्बे से बता रहे हैं कि फाइल में घुस जाओ, बिल्कुल, कि कितना डेप्थ में पढ़ाई कर आपको पढ़ना तो चाहिए। करते हैं यंगस्टर्स आजकल के, तो ज्यादा करते हैं, हमारे जमाने में इतना नहीं होता था, आजकल तो बहुत यंगस्टर्स हैं। अभी भी बहुत ऐसे कोर्ट में यंगस्टर्स होते हैं जो अभी भी लाइक कोर्ट के सामने, जज के सामने बात करने में भी, मतलब आर्गुमेंट करने में हिचकिचाते हैं, बस वो डेट्स लेके वापस आ जाते हैं। तो ऐसे में जजेस को भी मैंने देखा कि वो चाहते हैं कि वो खुद बोले, मगर उनके अंदर एक झिझक होती है। कई बार इवन हाई कोर्ट में भी देखा है, सुप्रीम कोर्ट में देखा, वो इनकरेज करते हैं जज को। अच्छा, हमारे टाइम पे क्या होता था, जब हम जूनियर थे, जब प्रैक्टिस शुरू की, तब वो जो जजेस थे ना, वो जूनियर को बहुत इनकरेज करते थे। ये जस्टिस संजीव खन्ना इनके फादर थे जी, जस्टिस डी आर खन्ना, अब ये मुकर रोहतगी के फादर थे जस्टिस अवध बिहारी, इस तरह वो जो जज थे ना, जस्टिस एच एल आनंद, जस्टिस जी आर लुथरा, वो लोग ना जूनियर्स को इनकरेज करते थे। अगर उन्होंने जूनियर को कह दिया, जूनियर ने पासवर्ड मांगा कि कैनली पासवर्ड, उन्होंने कहा नो यू आर्गू, सो डैट मीन्स वो रिलीफ देंगे। अगर उन्होंने रिलीफ देना है तो जूनियर को यू आर्गू, अगर उन्होंने बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई देन यू कॉल योर सीनियर। ये करते थे। मेरे साथ हुआ जैसे डी आर खन्ना के आगे मैं केस आर्गू कर रहा था, अभी मेरा ख्याल है मुझे 1 महीना ही हुआ था लाइसेंस मेरे, बिल्कुल शुरुआत थी। हाँ जी, मैंने जाके पासवर्ड मांगा, ही सेड नो यू आर्गू, आई हैव सीन यू कैन डू इट। तो मैंने आर्गू करना शुरू करके, मेरा सीनियर आ गया, कहते सिट डाउन, दिस यंग बॉय इज डूइंग वेरी वेल। सुनते रहे, जब उन्हें क्वेश्चन पूछना था तो मेरे सीनियर को खड़ा कर लिया, जहाँ वो फिर कहते हैं गो एंड कॉल योर सीनियर। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। सुप्रीम कोर्ट में उस दिन मैं बैठा था कोर्ट में, जस्टिस करोल का बेंच था, वो जूनियर को कह रहे आर्गू करो, कर रहे, वो कहते हैं वी आर हेल्पिंग यू, वी आर देयर टू हेल्प यू आर्गू। एक यंग लड़की थी, जजेस आर एक्चुअली सपोर्टिव, दैट इज राइट। उन्हें कहा जी सीनियर इज नॉट अवेलेबल, ही सेड ओके यू आर्गू, विल सी इफ नीड बी, इफ यू नीड सीनियर। तो आजकल थोड़ा कम है ये जस्टिस करोल का एटीट्यूड, थोड़ा सा मेरा ख्याल है ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है ये वाली बात। पहले हमारे टाइम पे बहुत कॉमन था। हमारे टाइम पे बल्कि जूनियर खड़ा हो तो जज केस डिसमिस नहीं करता था। अगर उसको पता है कि ये जूनियर है और सीनियर के लिए टाइम मांग रहा है, फिर कहता है सीनियर को बुला।
और अभी का डिसमिस करना सीनियर के को बुला के और रिलीफ देना तो जूनियर को। ऐसे में कभी जजेस अगर जूनियर को कहा आर्ग्यूमेंट करो और जूनियर आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर, लेकिन उसमें कुछ एग्रेसिव क्वेश्चनिंग हुई, तो क्या उसके लिए सीनियर ही प्रेजेंट है? वो पहले मैं कहता हूँ आजकल नहीं छोड़ते, आजकल कहते हैं नो 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 यू स्टार्टेड यू दिस यू दैट, तो वो दिस इज नॉट गुड। जज शुड ऑल्सो अप्रिशिएट दिस। बहुत जजेस हैं जो इनकरेज करते हैं, जैसे मैंने जस्टिस करोल का बताया, और भी बहुत से हैं जो इनकरेज करते हैं जूनियर्स को। आपने जैसे बताया कि जब आपने पहली आर्ग्यूमेंट की थी तो मैक्सिमम आपको 1 महीना हो रहा था प्रैक्टिस कर ना पहली आर्गूमेंट तो मुझे भी लाइसेंस भी मिला था अभी। जब मैंने पहली आर्गूमेंट की मुझे जाके लाइसेंस मिला अगस्त के एंड में। मैंने चंडीगढ़ से लॉ किया था और दिल्ली में आके प्रैक्टिस शुरू की थी। तो 1 जुलाई को मैंने अपने सीनियर का ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। मेरे सीनियर थे अरुण मोहन, वो उन दिनों में लीडिंग जो सिविल साइड के लॉयर थे दिल्ली हाई कोर्ट के, तो बहुत काम था उनके पास। तो मेरा जाके रिजल्ट निकला अगस्त के लास्ट वीक में, तो ये उससे 4-5 दिन पहले की बात है। तो उस टाइम तक मुझे सारे मैटर्स का पता होता था और मैं जाके कोर्ट में सीनियर को इफेक्टिवली असिस्ट करता था। एक मैटर में मैं गया, जाके उनको कहा जी कैनली पास ओवर, तो उसने क्या व्हाट इज टू बी डन, तो मैंने पूरे का पूरा बता दिया, दिस इज एप्लीकेशन, दिस इज व्हाट टू बी डन, दिस इज पूरा मैंने आर्गू कर दिया। ही सेड ओके आई एम अलाउइंग इट, यू आर प्लेंटिफ इन पर्सन, आई से नो, तो देन हु आर यू, मैं कहा जी आई एम ए लॉयर, व्हाई यू आर नॉट इन रोब्स, मैं कहा जी आई हैव नॉट गॉट माई लाइसेंस येट, आई एम वेटिंग फॉर माई रिजल्ट। जस्टिस GR लुथरा थे हाई कोर्ट के जज, कहते देन व्हाट शुड आई राइट हियर, ओके राइट 1 मिस्टर HS फुल्का अपीयर्स। बोल के वो अच्छा वो क्या हुआ, 3 दिन के बाद मेरा रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आके उन दिनों में आजकल जो एग्जाम होता है ये तो होता नहीं था। जिस दिन मैं जाके चंडीगढ़ से अपना सर्टिफिकेट लेके आया उसी दिन मैं जाके बार काउंसिल में अप्लाई किया। मैंने कहा जी एनरोलमेंट कमेटी की मीटिंग कब है, वो कहते जी तो हफ्ते बाद है। मैं कहा मैं तो हफ्ता नहीं वेट कर सकता, तो मैं कहा मुझे तो ये बताओ मुझे लाइसेंस कल को कैसे मिलेगा। वो कहते जी 3 मेंबर हैं एनरोलमेंट कमेटी के, इनमें से कोई एक ऑर्डर करते ना तो बाय सर्कुलेशन कर लेते हैं। मैंने कहा मुझे बताओ कौन है, उन्हें दे दिया, मैं उसके चैम्बर में चला गया। तो उन्होंने वो मिस्टर तीर थे वो बार काउंसिल के मेंबर, वो कहते हो मैं तो तुम्हें रोज यहाँ देखता हूँ, मैं तो सोचा कोई हैरेस्ट क्लाइंट है भागा फिरता, तेरे जैसे लड़के की तो हमें जरूरत है। उसी वक्त फड़ अलाउ किया, उसको फ़ोन किया, इसकी एप्लीकेशन कल को साइन करवा लेना, इसको नंबर आज ही दे दे। उसने मुझे नंबर दे दिया। नेक्स्ट डे हम रूप आके चले गए। तो जस्टिस लूथरा की कोर्ट में कोई मैटर नहीं था उस दिन। मैं जाके आधा घंटा जस्टिस लूथरा की कोर्ट में बैठ के आया। नेक्स्ट डे मैटर था, एज यूजुअल मेरा सीनियर कहीं और बिजी। मैं जब गया जस्टिस लूथरा सेड ओह यू गॉट योर रोप लाइसेंस, कंग्रेचुलेशन, आई सॉ यू इन रोप जस्टरडे। अब कितनी इनकरेजमेंट कितनी है। अच्छा जो पहला केस तो हमने आर्गू किया था सितंबर के फर्स्ट वीक में किया था, ये 28-29 अगस्त को मुझे मिला था लाइसेंस। तो सितंबर के पहले हफ्ते में मैंने और ये प्रदीप नंदराजोग जो अभी चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर हुए, हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। हम दोनों ने पहला केस सितंबर के फर्स्ट वीक में आर्गू किया था। मुझे लाइसेंस मिले 1 हफ्ता हुआ था, उसको लाइसेंस मिले मेरे ख्याल 10-12 दिन हुए थे सिर्फ। तो पहला केस हमने इंडिपेंडेंटली तब आर्गू किया था। आपके अंदर कभी हिचक नहीं आई सर, मतलब आर्गुमेंट करने के बाद, जो अभी जनरली होता है? मैं वही बताता हूँ, ये मतलब कि आई वॉज द बेस्ट मूटर ऑफ माई यूनिवर्सिटी। तो ये यंगस्टर्स को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो आके कोर्ट में आप एक्सपीरियंस लेते हो और जाके जज के आगे पेश होने की कई बार यंगस्टर पूरा ट्राई करते हैं मुझे आर्गू करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ये अपॉर्चुनिटी आपको कॉलेज में मूट्स में मिलती है। जब मैं मूट्स में पार्टिसिपेट करता था तो मूट्स में जो इवन हाई कोर्ट के जजेस भी आते हैं जी, मैं जो अपॉर्चुनिटी आप प्रैक्टिस में आके कई साल वेट करते रहते हो, वो अपॉर्चुनिटी आपको कॉलेज में मिलती है मूट करने की मूट्स में। तो ये अपॉर्चुनिटी आई हैव बीन आर्गुइंग फॉर द हाई कोर्ट जजेस जो मूट में जज बन के आते थे, तो वो एक्सपोजर मुझे था पहले। तो वो इसीलिए ये मूट, इसलिए माय डॉटर इज ऑल्सो लॉयर,
उसको मैंने शुरू से मूट में शुरू करा दिया एंड शी वाज इन द सेकंड ईयर ऑफ लॉ। तो जब वो चंडीगढ़ में था मूट कंपटीशन, ये PH पारख जो सुप्रीम कोर्ट के बार के प्रेसिडेंट थे उन्होंने करवाया था मूट कंपटीशन। जस्टिस सिन्हा भी गए थे, जस्टिस श्री कृष्ण गए थे, जस्टिस खेर वहाँ मूट में जज थे। जस्टिस के जो चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं तब जो पंजाब हाई कोर्ट में थे, तो वो वहाँ पे जज थे। तो वो बाद में मुझे उसको जब पता चला खेर को कि शी वॉज माई डॉटर, शी वॉज डिक्लेयर्ड एज बेस्ट स्पीकर, तो उसने कहा जी मैंने इतना इसको कंफ्यूज कराने की कोशिश की, इतना जो कंफ्यूज नहीं हुई। जब आप ऐसे एक्सपीरियंस से निकलते हो ना तो देन तो फिर इट्स चाइल्ड्स प्ले ना, ये लगता है। तो जब मैं दो हाई कोर्ट के जजेस के आगे अपने सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आर्गू कर चुका हूँ, तो फिर यहाँ पे फिर कौन सी बड़ी बात लगती है। तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी जो है ना, आजकल तो मूट को बहुत कॉमन, उन दिनों में तो कॉमन नहीं था। आजकल तो मूट बहुत कॉमन है और सभी, मैं जितने भी स्टूडेंट्स इसको वॉच कर रहे हैं उनको ये कहूँगा, वो अपॉर्चुनिटी जो आपको कॉलेज में मिलती है, प्रोफेशन में आके आप कई साल उसकी वेट करते हो, तो ये जो जरूर करना चाहिए, मूट का एक्सपोजर जरूर लेना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसा भी कहते हैं कि जैसे जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं उनके पास वो एक्सपीरियंस, जैसे आपकी डॉटर एक काफ़ी अच्छी मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। उन दिनों में मूट फाइनल ईयर में होता था, वो 3 इयर्स का लॉ था, 3 साल का होता था। फाइनल ईयर में मूट होता था, फाइनल ईयर में जाके पार्टिसिपेट करते थे। तो जब मैं भी लॉ मैंने ज्वाइन ही किया था तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही मूट कंपटीशन था, वो मैंने जाके वहाँ पार्टिसिपेट कर लिया। मुझे कोई पता नहीं कैसे करना, कैसे नहीं आर्गू करना। तो वो जब मैंने अपने अगेंस्ट ही जजमेंट साइड कर दी, तो मैं लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करता था मूट की। तो ये जस्टिस खेर तब वहाँ पे LLM का डेजिग्नेशन लिख रहे थे, जगदीश सिंह खेर चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं। तो जब मूट था, ये जाके आके ऑडियंस में बैठ गया। जब इसने ऑडियंस में बैठा तो बाद में कहता, ओ माय गॉड, कहता तू फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है? कहता हमने तो सोचा तू डेजिग्नेशन लिख रहा है, रोज लाइब्रेरी में बैठा होता है। तो उस जो जज थे मूट में, उन्होंने मुझे कंसोलेशन प्राइज दे दिया जी, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बाद में मुझे जस्टिस खेर ने कहा, जगदीश खेर जी ने, कहते अब आई विल गाइड यू नाउ। देन ही गाइडेड मी। सेकंड मेरे सेमेस्टर में जो मूट कंपटीशन था, आई टॉप्ड इन दैट। तो ये वाली बात पर्टिकुलरली जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने ये पहला मूट किया, अपने अगेंस्ट ही जजमेंट में साइड किए जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस है। और जज उन्हें जो जज थे उन्होंने करने के लिए कंसोलेशन प्राइज दे दिया मुझे। तो ऐसे ही शुरू होगा, इसमें हेजिटेशन वाली कौन सी बात है। अगर आर्ग्यूमेंट, जैसे आपके लाइफ में आपने इतने केसेस में आर्ग्यू करा, उसमें सबसे कॉम्प्लेक्स केस क्या रहा आपकी नज़र में? कॉम्प्लेक्स तो बहुत होते हैं, कोई सबसे वाली बात नहीं। सबसे कुछ तो ऐसा कोई केस तो रह जाता होगा जो बिल्कुल, जो काफी लंबा भी चला है। लंबा तो कॉम्प्लेक्स केस तो जो सज्जन कुमार जगदीश ट्राइटल में 84 के कर 40 साल 40 साल के बाद अब ट्रायल शुरू हो रहा है। अब और क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी। 40 साल के बाद 40 साल के बाद ट्रायल शुरू हुआ है, अब 2024 में ट्रायल शुरू हुआ है, ये देखो। तो कॉम्प्लेक्स तो बहुत की है, बहुत की। जो 40 साल के बाद ये केस पे ट्रायल शुरू हुआ है, तो जुडिशरी की कमजोरी नहीं कहेंगे? ऑब्वियसली ये तो टोटल इंडियन जुडिशरी का सिस्टम जितना स्लो है, इसके पीछे आपको क्या लगता है? तो इसमें बहुत सी बातें होती हैं कि जुडिशरी की कमजोरी ये इसमें होता है जहाँ पे भाई अफसर इन्वॉल्व हों, तो वो जुडिशल सिस्टम को पैरालाइज कर देते हैं। तो वो बहुत कम जजेस होते हैं हु राइज अप टू दैट लेवल के जो अफेक्ट नहीं होते, जैसे जस्टिस मुरलीधर जैसे लोग हुए, जस्टिस EP शाह जैसे लोग हुए, जस्टिस टिंगरा जैसे लोग हुए। मगर ज़्यादा जजेस तो बस वो कहते हैं जी हम फैसले करने हैं, हमने। बहुत कम जज होते हैं जो कहते हैं हम इंसाफ करना है, या तो फैसले करने के लिए बैठे होते हैं, फैसला कर दिया, दैट्स इट। हाँ, गवर्नमेंट का भी काफी ज्यादा रोल कहलाता है कि जुडिशरी, मतलब अगर आधे से ज्यादा लोग कहते हैं केसेस इतने ज्यादा है इंडिया में, अगर आप जजेस नहीं बढ़ाओगे तो फिर केसेस कैसे, जैसे अभी आपने मुझे एग्जांपल 40 साल के बाद ट्रायल स्टार्ट हुआ है। हाँ, ऐसे तो और भी केसेस होंगे ही। और देखिए और भी हैं।
अब 20-20 साल से अपील्स पेंडिंग पड़ी हैं, जी। अपील एडमिट होगी, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। अब वो तो ये तो है ही हाल, ये तो सिस्टम है ही इसका। तो सर आपकी नज़र में फिर जैसे आपके एक्सपीरियंस पे कोई ऐसा केस तो रहा होगा ना जो लगा होगा कि अब ये कहाँ से मुझे मिल गया, अब इसे किस तरीके से सॉल्व करें, कुछ तो ऐसा कॉम्प्लेक्स इशू आपके साथ भी आया होगा? मेरे पास तो बहुत बहुत आए हैं, कोई एक आधा नहीं। कुछ एक बता सके आप तो। अच्छा, मैं एक आपको केस जी। बताता हूँ। पृथ्वीराज रोड पे एक प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी 2 भाइयों की थी, 2 एकड़ जमीन है। उन्होंने आपस में बांट ली, 1-1 एकड़ की कोठी बना ली। ये 87-88 की बात है, 1987-88 जब ये केस मेरे पास आया। तो एक भाई ने वो एक बिल्डर को बेच दी, वहाँ टॉप का बिल्डर था, और वो स्वराज पॉल को बेच रहे थे वो प्रॉपर्टी। उन दिनों में स्वराज पॉल टॉप पे था, जो इंग्लैंड का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, राजीव गांधी का खासो खास। तो जब वो उन्होंने आके इसको दूसरे भाई को कहा कि हम तेरी प्रॉपर्टी, तुम भी हमें बेच दे। वो कहता मैंने बेचनी नहीं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए होगी। वो कहता ये तो ऐसे मुझे जैसे दूध में से बाल निकाल के बाहर फेंकते ऐसे फेंक देंगे अगर आके, तो मैं क्या करूं। वो बड़े टॉप की फर्म्स के पास गया। अब जो पृथ्वीराज रोड पे रहता है वो छोटा मोटा आदमी तो होगा नहीं, 1 एकड़ का घर था दिल्ली में। आज वो 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो उस वक्त भी बहुत महंगी थी। टॉप की फर्म्स पे है। सब ने कहा कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो मेरा एक दोस्त उसको मेरे पास लेके आ गया। तो उसने सोचा यार मैं जो इतने सीनियर एडवोकेट के पास गया हूँ, टॉप के लॉर्ड्स के पास गया हूँ, वो क्या था, उन दोनों 2 कोठियाँ थी और दोनों भाइयों ने बीच में दीवार निकाली हुई थी और उसका नंबर A एंड B था। तो जिसके पास भी जाए तो वो सभी कहें कि आपने तो ऑलरेडी डिवाइड की है, वो अपना B बेच रहा है, तुम्हारा A है, तो तुम कैसे रोक सकते हो उसको बेचने। सब ने ये कह दिया। तो वो जब वो मेरे पास लेके आया, वो हंसे कि ये मेरा तो उस वक्त 7-8 साल का एक्सपीरियंस था सारा, कोई हंसे किसके पास लेके आ गया। मैंने बड़ा काम किया, दिन रात सोचते रहना। अच्छा एक बात मैं और बताऊं, जब ये कम्प्लेक्स केस है ना यूनियन लॉर्ड्स को, अपने माइंड में रखो, फाइल पढ़ के उसको बंद कर दो, उस पर सोचते रहो, उसके ऊपर सोचते रहो। जो मैं कहता हूँ ना, बीच में खड़े होना, बीच में तब खड़े होते हो जब आप हर टाइम अपने माइंड के मुकेश चलता है। हाँ, तो मैं गाड़ी जब ड्राइव कर रहा था ना, तो ड्राइव करते मेरे मन में पॉइंट आया, मैं कहा ओ तेरी, इतना इजी सोल्यूशन हम भूल गए। तो उसमें क्या, जो लीज डीड में ये क्लॉज थी कि टू सेल ए पार्ट यू नीड टू टेक द परमिशन ऑफ LNTO। सारी प्रॉपर्टी आप बेच सकते हो, बट टू सेल ए पार्ट यू नीड द परमिशन ऑफ LNTO। वो ये कह रहा था सबके पास कि जो मेरा कंसेंट लेके बेचिए, मेरे कंसेंट के बिना बेच नहीं सकता। जहाँ मैं इसको खरीदूं मुझे दे दे, जितने किसी को बेचनी है, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने एक केस बनाया कि एक पार्ट बेच रहा है, LNTO की स्पेशल परमिशन चाहिए, LNTO की इसने परमिशन नहीं ली, ये दिस इज वायलेशन ऑफ लीज डीड की वायलेशन पे LNTO का राइट बनता है कि प्रॉपर्टी में री एंट्री करे, गलती इसकी, मारा मैं जाऊंगा। पहले दिन स्टे, पहले दिन ऐसे हाई कोर्ट ने स्टे दी। सो ये तो प्रॉपर्टी, उसके बाद स्टे वो खत्म ही नहीं हुई उसके बाद। तो सर ये तो प्रॉपर्टी मैटर आपने बताया, एक ऐसा कोई क्रिमिनल मैटर भी रहा है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया हो? क्रिमिनल तो बहुत से रहे हैं, ये जो 1984 जीनोसाइड के केस करे हैं उसमें बहुत कहे हैं। और दूसरी बात मैं क्रिमिनल में आपको बताऊं, मैंने कभी किसी बड़े क्रिमिनल का केस नहीं किया। आई प्रेफर टू डू इट फॉर द विक्टिम। चाहे भी आप यंगस्टर सुन रहे हैं ना, कि जो होता है जी कि बड़ा वकील है, बड़े किसी का मुलजिम का केस करेगा तो उसकी बहुत ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी होगी और फीस मोटी मिलेगी। तो मेरी ये यंगस्टर्स मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से सीख लें। मैंने कभी किसी रेप का जो अक्यूज्ड है उसका केस नहीं किया, कभी NDPS का, जो जिसके अगेंस्ट ड्रग्स का कोई भी
एलिगेशन है, मैंने उस अक्यूज का केस नहीं किया कभी भी, अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। एक केस मैंने गलती से ले लिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी नहीं, इसको तो बिल्कुल गलत फंसाया है, बिल्कुल गलत फंसाया है। तो मैं जब सुप्रीम कोर्ट में केस लेके खड़ा, वो जस्टिस मेरे ख्याल शायद सब्य सचिव मुखर्जी से कौन से, मैं जान नहीं, वो कहते यू आर डिफेंडिंग हिम, बल्कि मैं वहीं पानी पानी हो गया। अपना इमेज, अपना रेपुटेशन मैं वहीं पानी पानी हो गया। अच्छा, ये वाली बात। अब आम लोग कहते हैं जी अगर आप ये नहीं करोगे तो आप पैसे कहाँ से कमाओगे, देखो सब कुछ है। हाँ, और दूसरी बात, मैंने इतने प्रो बोनो केसेस किए हैं, इतने प्रो बोनो केसेस किए हैं। और एक बात ये यंगस्टर्स ये ध्यान से सुने, मेरे एक्सपीरियंस से प्रो बोनो केसेस पे यू, इट पे यू इन इट्स ओन वे। पहली बात तो आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन गॉड। जब मैं कोई 2 मुफ्त के केस करता था ना, 4 केस मोटी फीस वाले आ जाते थे, बिकॉज दैट इज, आई बिलीव दैट्स हिज गुड। अगर आप उसमें भी चलो नहीं मानते, कोई भगवान में विश्वास नहीं करता, उनके लिए पहली बात, प्रो बोनो केसेस गिव यू ए स्टेटस इन द सोसाइटी, इन द बार, इट गिव यू ए रिकग्निशन। जजेस आपको पहचानते हैं उसके वजह से। इट गिव्स यू एक्सपीरियंस, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड इंटरनल सेटिस्फैक्शन। वो बातें जो चीज आप लाखों रुपए खरीद के खर्च के नहीं ले सकते, वो आपको प्रो बोनो देती है। अब मुझे 25 साल हो गए सीनियर डेजिग्नेट हुए, तो आई वाज जस्ट 44 ईयर्स ओल्ड जब मैं सीनियर डेजिग्नेट हुआ। और मेरे साथ कौन हुआ, 60 साल मेरे से 15 साल बड़े बार काउंसिल के चेयरमैन, वो मेरे साथ हुए। मेरे से 10 साल बड़े बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वो मेरे साथ हुए। तो इट ऑल आई ओ टू दिस प्रो बोनो वर्क। मतलब प्रो बोनो मैं सिर्फ 84 रेड विक्टिम्स का नहीं करता था, प्रो बोनो मैंने बच्चों के, बल्कि जे चाइल्ड राइट में मैक्सिमम जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, किसी लॉयर में आप देखो तो सबसे ज्यादा मैंने किए हुए हैं केसेस। आप ऐसी एडवाइस देंगे तो फिर तो एक्यूज के तो कोई केसेस ही लेना बंद कर देंगे आगे के लिए। नहीं, बात ये ना, एक्यूज के करने वाले बहुत है ना। हाँ। तो ये जो विक्टिम्स हैं, आप विक्टिम्स का देखिए ना। आप वी ऑलवेज टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ द एक्यूज, कोर्ट में बड़े बड़े वकील होते हैं, व्हाट अबाउट द राइट ऑफ द विक्टिम जी जस्टिस। हम जो बड़े, देखो एक बात है, ये जो 2 प्रोफेशन है, इनको नोबल प्रोफेशन क्यों कहते हैं, डॉक्टर प्रोफेशन और लॉयर प्रोफेशन। इस प्रोफेशन में, लॉयर प्रोफेशन में जितनी आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, अपने आप में खुशी मिलती है, किसी को इंसाफ दिलवा के, किसी गरीब को इंसाफ दिलवा के, किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलती होगी। तो ये बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो आप कहते हो कि जो नॉर्मली कि जी फ्री के केस वाले, वो ये जो आपने फ्री के केस किए हैं, किसी गरीबों के केस किए हैं, किसी गरीब को इंसाफ दिलवाया है, वो आपको शायद किसी भी पेड केस से ज़्यादा पे करे, मतलब तरीका डिफरेंट है पेमेंट का। एक्यूज्ड के केसेस जो लेते हैं एडवोकेट्स, उनके भी तो लाइक एथिकल स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जैसे जो रेप केसेस में जो एक्यूज का सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी सवाल देखो उनके लिए वो प्रोफेशनल ड्यूटी है, अनलेस के आप एविडेंस के साथ करो, मैं उनको नहीं एक्यूज करूंगा जी। तो अनलेस के आप एविडेंस को मैनिपुलेट करो, एक करो, वो करो, वरना प्रोफेशनल ड्यूटी करते हैं वो अपनी। जो लेकिन हाँ, अगर जैसे क्रिमिनल केसेस में बेल की बात आती है, तो बेल में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसमें एक लॉयर को क्या आर्ग्यू करना चाहिए और क्या उसमें नहीं करना चाहिए बेल लेने के लिए, जिससे उसे बेल अप्लाई करने में आसानी हो। इट ऑल डिपेंड्स केस टू केस, कोई जनरल रूल नहीं है, सब केस के फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें तो ऐसी कोई जनरल रूल नहीं है कि ये काबिलियत इसमें मतलब ऐसे कुछ भी नहीं है। द ओनली पॉइंट इज कि वो यही मैं कहा ना, अगर आपकी तैयारी पूरी है, अगर आपने सारे का सारा केस पढ़ा हुआ है, अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, उसमें से आप बेस्ट पॉइंट निकालते हो और एक पॉइंट निकालते हो, वो 1 या 2 पॉइंट है, कहानी जज को नहीं इम्प्रेस करेगी, वो 1 या 2 पॉइंट जो आपने निकाले हैं वो जज को इम्प्रेस करेंगे। मतलब सर, मुझे एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना है, लेकिन आखिर आपने जो ये आपने ऐसे कहा कि मैंने कभी भी रेप लाइक एक्यूज के केसेस नहीं लिए, कभी भी किसी क्रिमिनल का इस तरीके से, ये आपने पहले ही सोचा था या फिर बाद में आपको ऐसे ही, मतलब कुछ तो होगा ना इसके पीछे वजह? नहीं, देखो थोड़ी सी नेचर तो इंसान की पहले शुरू से होती है। मैं शुरू में ही
इस तरह का था, कॉलेज में भी इस तरह का था, यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का था, मगर मैंने कुछ सोचा नहीं था जैसे जब मैं ज़्यादा ये 84 विक्टिम्स के केसेस करने लग गया, और तो मेरी इन लोगों के साथ बड़ी क्लोज एसोसिएशन रही, जैसे तारकुंडे, सोली सराब जी और सुरेश मलिक थे हाई कोर्ट में, इन लोगों के साथ रही, तो मैं इनका ये लोग ना बहुत ज़्यादा प्रो बोनो वर्क बहुत करते थे, खुद बहुत करते थे प्रो बोनो वर्क, तो उनका मेरे ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है इस बात के लिए। ओके। और सर कभी ऐसा भी तो हुआ होगा ना कि कभी कोई क्रिमिनल केस के साइड, जो अक्यूज के साइड से आपको अच्छी फीस भी ऑफर हुई होगी, मगर आप हाँ, मेरे साथ हुआ। कब की बात? मेरे ख्याल है 7-8 साल की पुरानी बात है। तो एक NDPS का केस था, मुझे किसी का पंजाब से फ़ोन आया जिसको आदमी को गलत फंसाया, तो वो आए मेरे पास, तो फीस दे गए, फीस भी जितनी मैंने मांगी उतनी फ़ीस दे दी उन्होंने। फीस दे के फाइल पकड़ा के जब गया तो बाहर मेरे क्लर्क को बोलता कि साहब को बोलना ध्यान से केस करें, अगर ये केस हो गया ना 7-8 केस और देंगे साहब को। तो मेरे क्लर्क ने आके मुझे बता दिया कि जी वो तो ये कह रहा है। मैं कहा उसको वापस बोला फाइल दे दे। कहता सर क्यों? मैं कहा इसका मतलब ये गैंग है, अगर 7-8 केसेस के और हैं इसका मतलब ये गैंग है, ये गलत नहीं फंसा। मैं कहा उसकी फीस वापस कर दे, उसको फाइल वापस कर दे। ये उसका एक बोलना भारी उसने फ़ोन करके उसको वापस बुला लिया, वापस बुला के उसको फ़ोन, वो कहता क्यों? वो कहता मुझे नहीं पता, बस सर ने कहा वापस। तो जिसने भेजा था मैंने उसको फ़ोन करके कहा कि तू कह रहा था इसको गलत फंसा दिया है, तो ये तो गैंग है, ऑब्वियसली 7-8 केस और हैं जी। तो इस तरह के थोड़े एक्सपीरियंस है, पर इस तरह के भी है। ओके। तो आखिरी में मैं आपसे पूछूंगी कि सर आप अमेरिकन लीगल सिस्टम और इंडियन लीगल सिस्टम को अगर कंपेयर करें तो आपका नजरिया क्या है इसके पीछे? नहीं एक मतलब कंपैरिजन आप क्या बात कर रहे हो? क्या कंपैरिजन? वो इसका सिस्टम का करना, सिस्टम ही बिल्कुल डिफरेंट है? आप अमेरिकन सिस्टम और है, हमारा सिस्टम और है, तो ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ऐसा भी अभी तो जिनसे मैं देख रही हूँ जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह, अभी एक और नया केस आया हुआ, अतुल सुभाष का एक सुसाइड केस चल रहा है, जिसमें जज एक तरीके से जुडिशरी फेलियर पे बात आ रही है कि जज भी उनकी बात नहीं सुन रहा है, बल्कि एलिमनी डिमांड हो रही है, प्लस और नहीं तो ब्राइबरी भी डिमांड कर रहे हैं जजेस। तो एक तरीके से ये इंडियन लीगल जुडिशरी सिस्टम का फेलियर ही तो है। देखो जजेस आसमान से तो नहीं पटकते ना, जजेस तो हमें से ही बनते हैं ना। अगर ये सिस्टम इतना करप्ट है कि जहाँ पे पॉलिटिशियन इतने करप्ट हैं, जहाँ पे उन्होंने जजेस की प्रमोशन के लिए भी उन्होंने देखना है कि हमें इसने हमारी मानी नहीं मानी, हमारे फेवर में कितनी जजमेंट दी, क्या किया क्या नहीं किया, तो जजेस भी तो यहीं से उठते हैं ना, यहीं से निकलते हैं। हम कहें जी जजेस ऊपर से आ गए, वो तो फरिश्ते आ गए, और यहाँ पे तो बाकी तो सारे जो हालत है, तो उसी में से सिस्टम ओवरऑल सिस्टम के है। तो आप जुडिशियल सिस्टम को ओवरऑल सिस्टम से बाहर निकाल के नहीं दे सकते। आपको मतलब एग्जेक्टिव इतनी करप्ट है, ये लेजिस्लेचर पॉलिटिकल क्लास इतनी करप्ट है, तो जजेस में भी होगी, पर जजेस आर मच बेटर देन देम। उन दोनों को, इसके साथ जजेस को कंपेयर कर लो, फिर करो। अगर आप अकेले जजेस को आइसोलेशन में देखते हो और उनको देखते हो तो फरिश्ते आ गए, तो वो तो नहीं ना एक्सपेक्ट कर सकते आप। लेकिन जैसे जुडिशरी अभी जैसे मतलब ऐसे ऐसे केसेस जो जजेस को भी लेके आ रहे हैं इंडिया में, एक तरीके से मुझे लग रहा है कि जुडिशरी जो स्लो वर्क कर रही है, जुडिशरी का जो फेलियर है, इसके पीछे किसका, गवर्नमेंट का हाथ है या फिर अपने आप में ही जुडिशरी में ही ऐसा कुछ इश्यूज आ रहे हैं? आप ये देखो बात ये है कि तो पहली बात तो पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, जजेस कम है, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी मैं अगर अमेरिका से कंपेयर करूँ सबसे बड़ी बात यही बात आती है ना, बहुत ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कंपैरिजन है ही नहीं। और दूसरी बात क्या आती है, यहाँ पे गवर्नमेंट की लिटिगेशन, द लार्जेस्ट लिटिगेंट इज गवर्नमेंट जी। गवर्नमेंट की लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है। अब मैं पीछे से बताऊँ, मैं आपको स्टोरी एक बताता हूँ। ये कल परसों ही मेरे पास कोई आके बैठे थे, एक मैं नाम नहीं बोलूँगा, कारगिल के बार में एक मेजर के ग्रेनेड लगा, उसकी टांग कट गई पूरी, और उसके अंदर छाती में उसके 76 पैलेट्स हैं। अच्छा, पैलेट्स हैं उसकी छाती में। उसको डिक्लेयर डेड कर दिया, और बाई चांस जब मॉर्चरी में लेके गए तो उसने देखा कि इसका अंगूठा हिल रहा है। 2 साल वो बेड पे रहा। बेड के बाद डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया
कि जी ये ही विल रिमेन ऑन बेड, ही विल नॉट गेट, कैन नॉट वर्क। उसके बाद अब उसकी जब पेंशन की बारी आई तो उसको पेंशन कहते हैं जी ये तो वॉर तो थी नहीं, उसको 30% पेंशन दी। अब वो आदमी को आप इमेजिन, वो बेड पे है, कुछ कर नहीं सकता, 30% पेंशन, और उसको जब कंपनसेशन ये जो देते हैं स्टेट्स वाले कि किसी को फौजी को चोट लगे, वो उसको जब कंपनसेशन लेने के लिए है, वो पंजाब में था, कहते जी तुमने तो फार्म यूपी से भरा था, वहाँ जाओ। वो यूपी में गए, यूपी में कहते जी तुमने तो फार्म भरा था, वो तो वहाँ रुद्रपुर में था, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड स्टेट बन गया, वहाँ जाओ। वो उत्तराखंड में गए, उत्तराखंड में कहते जी फार्म भरा था, मैं रिकॉर्ड लूट रहे हैं। 6 महीने के बाद कहते हाँ भरा तो था, अपन टाइटल तो हो, पर हमारे पास तो पैसे नहीं, हम कहाँ से दें। बल्कि इस तरह का जो हाल होता है, वो क्या हुआ उसके बाद उन्होंने ये, उनको गुस्सा बहुत आया। उसने कहीं टीवी में देखा कि एक अमेरिका में किसी सोल्जर के इसी तरह टंग कट गई, तो वो सोल्जर ने भागना शुरू किया। इसको इतना गुस्सा आया, इसने अपनी जयपुर लेग लगा के भागना शुरू कर दिया। और जयपुर लेग होती है चलने के लिए, भागने के लिए तो होती नहीं। कहते लहू लुहान हो जाए, बुरा हाल हो जाए। तो किसी ने सोशल मीडिया में इसकी वीडियो बना के डाल दी। जब वीडियो बना के डाली तो वो थोड़ा सा पॉपुलर हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो उस वक्त ये मनोहर पारिकर ये थे डिफेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने इसकी वीडियो देख ली, उन्होंने इसको डायरेक्टली फ़ोन किया, कहा ये क्या। उसने जाके 100% इसको पेंशन दिलवाई, और उसके बाद उसने जाके एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कराई, प्राइम मिनिस्टर से कॉन्स्टिट्यूट करवाई, हाउ टू रिड्यूस लिटिगेशन इन द आर्मी फ्रॉम ऑफ सोल्जर्स। अब जहाँ जे तक हमारा हाल है, वैसे तो हम हमारे फौजी ये हाल ये करते हैं। तो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, इसको उस कमेटी में बनाया, तो कि जो हमारे फौजी हैं, जब उनकी लिटिगेशन, अब इमेजिन ये देश के लिए यह हाल हुआ, जहाँ कहते हैं ये तो वार नहीं थी है। अच्छा, एक बात और मुझे उन्होंने क्या बताई कि जी वो जब इसकी पेंशन का केस चल रहा था, वो मेरा ख्याल आर्मी ट्रिब्यूनल होगी शायद, ये जो उसमें जब ये केस चल रहा था, कहते केस में पेंशन वाले आए, कहते जी हमने मेडिकल रिकॉर्ड मंगाया है, वो एक्सरे ठीक नहीं है, हमने दूसरी बार मंगाया, दूसरी बार एक्सरे मंगा लिया, दूसरी बार फिर कहते कि जो एक्सरे ठीक नहीं आया, हमने तीसरी बार मंगाया, तीसरी डेट। इसने जज साहब को कहा जी जज साहब आप पूछिए तो सही ना एक्सरे में प्रॉब्लम क्या है। वो कहते जी एक्सरे बड़ा जे हेजी सा है, इसमें स्पॉट हैं। उसने उस जज को कहा जज साहब मेरे 36 पैलेट थे, 3 निकले हैं, 73 मेरे अंदर हैं। अरे वो है एक्सरे में, ये जो डेट पे डेट लिए जा रहे एक्सरे ठीक नहीं आया। बल्कि ये तो हमारा हाल है, हम क्या करें अपनी जुडिशरी का। आप फिर अमेरिकन से आप कंपेयर करते हो। मतलब ये तो फिर वही बात है, जस्टिस डिले हुआ लेकिन डिनाई नहीं हुआ एक तरीके से। हाँ, ये मेजर डीपी सिंह है, ये उनका केस है। मुझे 2 दिन पहले ये कोई सुना के गया ये सारी स्टोरी। अब देखो ये हमारा हाल है। तो इस तरह सबसे बड़ी लिटिगेंट तो गवर्नमेंट है। तो अगर गवर्नमेंट सुधर जाए, गवर्नमेंट के ऑफिसर सुधर जाए, तो लिटिगेशन आती रह जाएगी। आप तो अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि ऐसा कुछ। तो मुझे तो पता है ना वहाँ पे हाल क्या होता है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने वो भी सिस्टम देखा ना उस तरफ वाला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपने अभी जो लाइन बोली गवर्नमेंट सुधर जाइए, कभी होने की चीज है। नहीं, वो तो बात वही है ना, फिर वो सिस्टम, ओवरऑल सिस्टम को सुधारने की बात है। आप एक सिस्टम में से एक कड़ी को उठा के उसको पॉलिश करके कहो जी बाकी सारा सिस्टम गंदला रहे, ये चमक जाए, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सर आपके नज़र में आगे जुडिशरी में रिफॉर्मेशन क्या आने चाहिए, ये बता दीजिए। देखो रिफॉर्मेशन, पहली बात तो ये थोड़ी सी ये ज़्यादातर जज तो हैं जो काम करते हैं, कुछ के जज ऐसे हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है, काम बहुत कम करते हैं, उन्हें सिर्फ अपने पॉइंट्स बनाने होते हैं, वो मिनिमम पॉइंट्स उनके होते हैं, इतने यूनिट्स आपके हैं, बस सिर्फ वहाँ तक हैं। वो थोड़ी सी जजेस की अकाउंटेबिलिटी और जजेस की डिस्पोजल के ऊपर ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और जजेस के जो नंबर भी इंक्रीज होना चाहिए। जब हम बात करते हैं तो जजेस का नंबर भी यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए, ये जरूरी है।
थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank you करके, so बहुत much. ही ज्यादा अच्छा इंटरव्यू था। मुझे लगता है अभी यंग जनरेशन को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं, माय प्लेजर।